लिखो तो बच्चों, एक और साइक्लिक वाला क्वेश्चन लिखो। इस बार जो ग्राफ पीवी के बीच में, जैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, और वो कुछ ऐसा है। मान के चलो इनिशियल वॉल्यूम है वी, फाइनल वॉल्यूम है 5 वी, इनिशियल टेम्परेचर है टी, और फाइनल टेम्परेचर है 5 टी। ठीक है। तीनों तीनों ले भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस तरीके से जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया ए, बी एंड सी। ठीक है, तो देखो ग्राफ से कर सकते हैं इसको। ये ग्राफ हो गया, टेबल से बना के कर सकते हैं। कौन सी टाइप ऑफ प्रोसेस होगी इसके अंदर? प्रोसेस, कितना वर्क डन होगा, चेंज इन एनर्जी एंड टोटल हीट रिक्वायर्ड। तो पहली है बच्चों ए से बी। ए से बी में जाएंगे तो आप देख रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट में? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल होती है। आइसोथर्मल। तो आपने लिखा आइसोथर्मल है, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो शायद अगर आपको याद हो तो डेल यू होता क्या है हमारा बच्चे? डेल यू होता है F/2 एन आर डेल टी। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर कुछ होगा नहीं, तो ये क्या बन गया बच्चों? जीरो बन गया। तो डेल यू तो तुरंत जीरो बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। तो फिर हमारा वर्क डन क्या होता था, याद है फॉर्मूला वर्क डन का? NR ln VF/VI। हाँ, इस बार था NR ln, क्या था? VF/VI एक nRT। तो था वी फाइनल अपॉन वी आई, या फिर था वी पी आई इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल। ठीक है। सर NRT। एनआरटी। एन, मान के चलो कि नाइट्रोजन गैस ले लो, N2 गैस ले लो बच्चे। ठीक है, N2 गैस ले लो। एन ही रहने दो वैसे तो। N2 गैस लेके क्या क्या, एन ही रहने दो चलो। एन है, आर है, टेम्परेचर फिक्स है, टी नोट है, टी नोट डाला। ठीक है, एल एन डाला। फाइनल कितना है बच्चे आपका? फाइनल वी नोट है, ध्यान से देखो वी नोट है फाइनल, क्योंकि हम जा रहे हैं ए टू बी। तो फाइनल वी नोट, इनिशियल कितना है बच्चों? 5 वी नोट। तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा -के 5, सॉरी, -के NR T0 ln 5। तो मैंने क्या किया, 1/5 को माइनस से बाहर रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू -के NR T0 ln 5, ये वैल्यू आ गई। आपको पता है टोटल हीट किसके बराबर होता है? वर्क डन प्लस चेंज एनर्जी के। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -के NR T0 ln 5। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर हो गए सभी को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एक बात कर लेते हैं C2A की। C2A की बात कर लेते हैं। C2A में क्या कांस्टेंट है? C2A में वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। कॉरिक। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या चीज जीरो हो जाती है बच्चों? वर्क आपको डन। बताओ क्या होता है? जीरो बन जाता है। इसका मतलब कि सारी की सारी जो मेरी होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी बच्चों? फिर फॉर्मूला सेम है, F/2 NR डेल टी। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? आप देख रहे हो, हाँ चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना था? 5 T0 था। यहाँ पे कितना बच्चों टी नोट है? तो F/2 NR T0 -के 5 T0। अच्छा, ये N2 गैस है, N2 गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? N2 गैस के 5। लिए 5 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 NR -के 4 T0। तो कितना आ गया बच्चों? -के 10 NR T0 आ गया बच्चों।
माइनस के 10 NR T। दोनों को सम करेंगे तो -के 10 NR T। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो क्लियर है सर। नो बात? सर। ठीक है। अब ध्यान देना है, B to C। देखो B to C, अगर आप ध्यान से देखें B to C एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे, या बोलूंगा जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, या फिर मैं बोलूंगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। हमने इक्वेशन पढ़ी है, PV = NR T। और याद करो कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ध्यान से सुन लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो मैं बोलूंगा V = NR/P। टी, इसका लिए पूरा पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो हिसाब से पूरा पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है N और R तो कांस्टेंट होता है, ये तो गैस कांस्टेंट हो गया, N नंबर ऑफ मोल ये तो फिक्स हो गया। इसके लिए यहाँ पे P कांस्टेंट निकला बच्चों। P क्या निकला? कांस्टेंट। और जब P कांस्टेंट निकल गया तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? आइसोबारिक। आइसोबारिक। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? ठीक है। यस। यस सर। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में तो दोनों ही चीज निकलेंगी, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर भी देखो वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है। वैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल V होता है। कैसे सर, कैसे पता चला? बच्चे P कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। वॉल्यूम किस पॉइंट से किस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू चेंज कर रही है। तो P की वैल्यू P ही रहने दो अभी। डेल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? डेल V की वैल्यू आ जाएगी 5V0 - V0। पर दिक्कत क्या है, मेरे सारे रिजल्ट NRT में आ रहे हैं, तो उसको मैं NRT से भी कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, NR डेल टी के भी बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? यस और नो? डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी। तो ये लिखने की जगह मुझे ये वाला लिखना चाहिए। कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है देखो, यहाँ पे 5V0 है, यहाँ पे T0 है। तो कितना आ जाएगा, 4 NR T0। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ जी सर। आइसोबारिक में डेल यू की वैल्यू क्या होती है? डेल यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डेल यू भी वही वैसे निकालेंगे। देखो डेल यू, डेल यू का फॉर्मूला F/2 NR∆T। सर N2 गैस है, फिर 5/2 आ जाएगा। अभी तो आपने NRT की वैल्यू निकाली कितनी, 4 NRT। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते 4 NR T0। 2 से 2 कट गया बच्चे, कितना आ गया, 10 NR T0। कितना हो गया, 10 NR T0, दोनों मिला के कितना होगा, 14 NR T0। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या, माइनस का इंडिकेट कर रहा है बच्चों, हीट क्या कर रहा है, दे रहा है, बाहर दे रहा है। ठीक है, 14 वाला हीट अंदर ले रहा है। ठीक है, BC वाला प्रोसेस। और ये -के 10 RT भी बाहर दे रहा है। तो इसका मतलब कि बच्चों टोटल हीट कितनी प्रेजेंट है, इन दोनों को सम करूंगा तो 4 NR T0 और -के 10 RT0 ln 5, ये बची यहाँ पे। यस और नो, है ना? अब ये पार्ट देखोगे, आपको पता होल प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। देखो सम करके 0 आ गया। और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्यू के बराबर आ जाएगा, जो कि आ भी रहा है 4 NR T0 -के 10 RT0 ln 5। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। यस सर। बात करो हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों। एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, जो भी हमने प्रोसेस किया इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था? सर जो हमने वर्क डन दिया डिवाइड बाय टोटल इंटरनल हीट जो भी हमने अंदर दी है। अगर आप वर्क डन देखो तो वर्क डन तो हमने ये निकाल ही लिया है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 NR T0 -के 10 RT0 ln 5। ये तो वर्क डन किया है। आपने हीट अंदर कितनी दी है? आपने हीट अंदर दी है बच्चों, ये वाली जो अंदर की तरफ दिया 14 NRT। 14 NR T0 इंटू में 100। NRT NRT NRT, आंसर आ गया
4 - ln 5 डिवाइड बाई 14 × 100, जो भी आएगी परसेंटेज आ जाएगी। अब क्लियर हो गए सभी को? तो हमने पी और वी का पहले देखा था, आज हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी देख लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। दो। लास्ट प्रोसेस होती है बच्चों आपकी, दैट इज अडायाबैटिक प्रोसेस। देखो, अडायाबैटिक क्या कहती है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, ये कहती है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन प्लस चेंज इन हीट एनर्जी। ये डेल क्यू आपका जीरो बन जाता है बच्चों। डेल क्यू आपका क्या हो जाता है बच्चे इस केस में? जीरो बन जाता है। इसका मतलब कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वर्क डन प्लस डेल यू किसके बराबर होंगे बच्चों? जीरो के बराबर। इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा बच्चों? नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से समझो। जब हम कोई भी मेटेलिक बॉडी लेते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी हम एक कोई मेटेलिक बॉडी लेंगे, अभी हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन या हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा था। हमने देखा था वहां पे कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमने थर्मल बॉडी यूज किया है ना बच्चों, तो थर्मल बॉडी के कारण क्या होता है बच्चों? हीट अंदर या बाहर जाती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। तो मान के चलो कि यहाँ पे अगर T0 है और यहाँ पे 5 T0 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो सारी की सारी हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर हमारी ये जो हमने बॉडी जो यूज की है वो आपकी कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए या फिर मेटालिक बॉडी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं पिस्टन, मतलब इसकी जगह मैं अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी लेता, नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग होगी तो क्या करेगी बच्चों? हीट को बाहर भेज ही नहीं पाएगी, ना हीट अंदर आ पाएगी, ना हीट बाहर आ पाएगी। इसको अलग डेल क्यू हमारा इस केस में क्या बन जाएगा बच्चों? जीरो बन जाएगा। तो इस चीज का याद रखना, जब भी वो क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग बॉडी बोल रहा है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी बोल रहा है, वहीं पे समझ जाना वहां पे डेल क्यू क्या हो गया बच्चे? जीरो बन गया। डेल क्यू जीरो का मतलब कौन सी प्रोसेस है? अडायाबैटिक प्रोसेस। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी वो नहीं बोलता, वैसे तो कई बार बोल भी देता है। अगर नहीं बोल रहा है तो यही समझ जाना कि अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी या नॉन कंडक्टिंग कंटेनर बोला है, कुछ भी बोला है नॉन कंडक्टिंग, तो वहीं पे समझ जाना वहां पे कौन सी प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों? अडायाबैटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों सभी को? यस और नो? सभी की आवाज यस आनी सर। चाहिए। सो रहे हैं क्या यस सभी? सर। यस सर। यस सर। यस। लिखो, इफ गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेसेस, if gas expands or compresses without exchanging heat with surrounding, without exchanging heat with surrounding, then process is called adiabatic process. If gas expands or compresses without exchanging heat with surrounding, then process is called adiabatic process. ये बना सकते हो आप। एक और तरीके से भी नॉन कंडक्टिंग में हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे मान के चलो कि आपका जो पिस्टन है ना, इसमें गैस है मान के चलो। इस पिस्टन को मैं बहुत स्पीड से, वेरी फास्ट स्पीड से क्या कर रहा हूँ? मूव करवा रहा हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इतने में क्या होगा? अगर मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करवाऊंगा तो आप देखोगे कंप्रेशन और एक्सपेंशन साथ साथ तेजी में हो रहा है, ना वो हीट ले पाएगा ना वो हीट दे पाएगा। तो उस केस में भी अगर मेटेलिक बॉडी है, ध्यान सुन लो, अगर मेटेलिक बॉडी है और मेरा पिस्टन वेरी फास्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में भी वो कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों? अडायाबैटिक प्रोसेस होगी। ध्यान सुन लो, उस केस में भी अडायाबैटिक प्रोसेस होगी। तो पहली केस बताए थे नॉन कंडक्टिंग,
दूसरी केस अगर मेटेलिक बॉडी है तो पिस्टन आपका बहुत फास्ट ट्रेवल करना चाहिए, बहुत फास्ट मूव करना चाहिए, फास्टली मूव करना चाहिए। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा बच्चों, आपका डायबिटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर। लिख लिया यस सभी? सर। यस सर। ये लिख लिया साहब सब कुछ? तो हाँ जी सर। अगर ध्यान सुनो, अगर मेरी गैस एक्सपेंड करती है, इसका मतलब क्या, अगर मेरी गैस एक्सपेंड करिए तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव। कैसे? देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो डेल यू नेगेटिव बन जाएगा। डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? डेल यू का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल टी। अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो डेल टी भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और डेल टी नेगेटिव तभी हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव तभी हो सकता है जब टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज के डिक्रीज। फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव तो तभी डेल टी हो सकता है ना, जब टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। डिक्रीज। इसका मतलब कि जब भी गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो अडायबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या कर रहा होगा बच्चों, डिक्रीज कर रहा होगा। सर में आ गया? क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस हाँ सर। जी सर। यस सर। ठीक है। और अगर गैस कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस कर रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होने से वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने से नेगेटिव नेगेटिव, डेल्यू क्या बन जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। इंटरनल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है उसकी, और उसकी वजह से बच्चों टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो इस चीज का याद रखो। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। तो अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने लास्ट क्लास में गामा पढ़ा था। गामा क्या होता है बच्चों, CP/CV पढ़ा था, याद है हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के ही रिलेशन से बच्चों निकलता है हमारा किसका प्रोसेस, अडायबिटिक प्रोसेस। देखो कैसे। हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा फर्स्ट लो बोला डेल क्यू किसके बराबर होता है, डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। इसमें डेल क्यू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो डेल डी ले लो। जीरो हो गया तो डेल यू प्लस डेल वर्क डन हो गया। ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल वर्क डन का वो होता है PdV। हमने देख रखा PdV होता है। इसका फॉर्मूला होता है, या तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, F/2 NR/dt, या तो ये लिख लो। या फिर अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो क्या हो सकता है बच्चों, याद करो। एक हमने ये रिलेशन पढ़ा था, ये क्या होता है बच्चों, F/2 R। एफ बाई टू सीवी। आर होता है CV, याद है, CV लिखते हैं इसको, राइट। और अगर हम CV को और गामा का एक हमने एक रिलेशन निकाला था, जो निकाला था NR/dt डिवाइड बाय गामा माइनस dt टेम्परेचर। ठीक। सर ये कैसे आगे नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो। हमने देखा था बच्चों, गामा क्या देखा था हमने, गामा देखा 1+2/F, ये देखा हमने। अगर मैं इसको -1 ले जाऊं 2/F, और उल्टा कर दो F/2 1/में गामा माइनस, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस F/2 की जगह मैंने गामा -1 1/में गामा -1 पुट कर दी। तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, यहां से ही पुट कर सकते, सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। यस सर। और आपको पता है NR/dt की जगह हम डायरेक्टली भी क्या पुट कर सकते हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस V इनिशियल और P इनिशियल, ये पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये पुट कर सकते हैं, पर इसमें हम नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्यों नहीं पुट करेंगे, ध्यान से देखो। क्योंकि सर यहाँ पे आपने DT यूज किया, डेल टी यूज नहीं किया। DT और डेल टी में अंतर होता है, DT होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ PV यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एज इट इज ही है।
डिवाइड बाय नीचे गामा माइनस। ठीक है। अब एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय गामा माइनस वन प्लस पी डी वी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस गामा पी डी वी माइनस पी डी वी डिवाइड बाय गामा माइनस। यहाँ पे हर जगह जीरो 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 ही चल रहा है राइट हैंड साइड। तो पी डी वी और पी डी वी कैंसिल। मेरे ख्याल से गामा माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी हट जाएगा। तो बचा क्या, वी डी पी इक्वल्स टू माइनस के गामा पी डी वी। ठीक है बच्चों, पी को नीचे ले जाओ, डी पी डिवाइड बाय पी माइनस के गामा डी वी डिवाइड बाय वी। या अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। गामा तो कांस्टेंट ही होता है, वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एल एन पी। गामा कांस्टेंट, इसका क्या होगा एल एन वी हो जाए। ठीक है। साथ में आप कांस्टेंट लेना चाहते हो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ले लो। नेगेटिव वाले को इधर ले जाओ तो बन गया बच्चों एल एन पी प्लस गामा एल एन वी इक्वल टू सी। ये गामा बाहर है, आपको पता है कि अगर मैं एल एन के अंदर लाऊंगा तो पावर में आ जाएगा, तो बन जाएगा एल एन वी रेज टू पावर गामा। ये बन जाएगा एल एन पी। लॉगरिथमिक ए प्लस लॉगरिथमिक बी क्या होता है, लॉगरिथमिक ए बी। अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर सी, वो भी खुद क्या है कांस्टेंट ही है। तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, जो अडायबाटिक प्रोसेस होता है उसके याद रखना है किसके बराबर होता है, पी वी गामा कांस्टेंट। और गामा आपको पता है हर एक गैस का हम लिख चुके हैं बच्चों, हर एक गैस के लिए गामा की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, आर के उसकी तो वैल्यू निकाल ही चुके हैं, सीवी की, एफ की, है ना। तो एफ की वैल्यू पुट कर करके हम डायरेक्टली गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख ले बच्चों यहां तक सभी ने। लिख रहे हैं सर 2 मिनट। ठीक है। तो याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता था, कांस्टेंट। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, पी टी। कैसे सर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सेकेंड प्रोसेस पढ़ी थी हमने आइसोबारिक। आइसोबारिक में P कांस्टेंट होता था, P कांस्टेंट होने से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता था। थर्ड पढ़ी थी हमने आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में बच्चे हमने देखा था कि टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट। तो उस चक्कर में पी वी इज इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता। फोर्थ प्रोसेस पढ़ी थी हमने पॉलीट्रॉपिक। उसमें क्या होता था बच्चों, पी वी रेज टू पावर ए इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट होता। ए वो नंबर कुछ भी दे सकता है, कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर होना चाहिए बस। वन बाय टू भी देखा है आपने, कुछ भी देखा है अलग अलग। और लास्ट हमने आज पढ़ा है डायमेट्रिक प्रोसेस। इसमें हमने क्या देखा बच्चों, पी वी रेज टू पावर गामा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो ये समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, यस और नो। यस। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लिखो। एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, या कंटेनर है, उसके अंदर बच्चों NH3 गैस है। ठीक है। NH3 गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P नोट है, इनिशियल वॉल्यूम V नोट है, इनिशियल टेम्परेचर T नोट है। सब इनिशियल 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 दे रखा है। ठीक है। तो लिखना है दिस
NH3 गैस expands from V0 to 27 V0, फाइंड क्या क्या निकालना, प्रेशर, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर, ये निकालना। फाइनल प्रेशर भी निकालना है, फाइनल टेम्परेचर भी। NH3 दे रखा है सर, NH3 हो गया कौन सा बच्चे, NH3 कौन सा हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी NH3 की, बस NH3 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, है 6। 6। ठीक है, तो कितनी होगी, 6 हो गई। गामा क्या होता है इसका, 1+2/f, 1+2/6, 1+1/3, आ गया 4/3, गामा हो गया 4/3। ठीक है, गामा जब 4/3 आ गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, और नॉन कंडक्टिंग बॉडी में मैंने बताया था अडायबैटिक प्रोसेस होती है, और डायबिटिक में PV गामा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि इनिशियल इनिशियल गामा इक्वल टू फाइनल फाइनल गामा बराबर, गामा की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है। पी की वैल्यू क्या है सर, इनिशियल P0 दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है सर, वो V0 दे रखा है, गामा पावर 4/3। PF वो तो मुझे निकालना है, VF जो कि होगा 27 V0, कितना, 4/3 से। P0, इसको नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 27 मिनट, क्योंकि पावर सेम है तो इसके डायरेक्टली नीचे लिख सकता हूँ, बन गया 4/3। V0 से V0, आपको पता है मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 3, 4/3, 3 से 3 कट गया, तो P0 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4 आ गया बच्चे, PS। और 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 3 रेज टू पावर होता 18। है 81। इसका मतलब कि आपका प्रेशर 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाए। सर में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर में आ गया बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो गए सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, और सर टेम्परेचर तो दे ही नहीं रखा, अब देखो यहाँ पे फंस गए। एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिखा था क्योंकि कोई भी आइडल गैस है ना, कोई भी आइडल गैस है, आइडल गैस होती क्या, PV = NRT होती है, जिसमें N और R तो कांस्टेंट ही होता है। इसका मतलब कि PV/T वो ऑलवेज तो कांस्टेंट ही होगा, यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते भाई, किसी गैस के लिए PV/T तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो अगर कोई भी प्रोसेस चल रही हो, ठीक है, जैसे शुरू में था P0, V0, T0 था, फाइनल क्या क्या बना, P0 बन गया PF, ये बन गया V फाइनल, और ये बन गया T फाइनल। ठीक है सर, PF अभी आपने निकाला था कितना, P0/81, और आपका जो V फाइनल था वो कितना था, 27 फाइनल, और TF तो आपको निकालना है, ये कट गया 3 से, ये कट गया P0, P0, V0, तो 1/3, ये आ गया 1/T0 इक्वल टू 1/3 TF। तो मेरे ख्याल से TF की वैल्यू आ गई T0/3। सर टेम्परेचर कम हो रहा है, याद करो मैंने लिखवाया था, जब गैस एक्सपेंड करे वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से वर्क डन बढ़ता है, डेल्यू कम होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। देख लो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स। क्लियर हो गया, यस और नो, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो तो और चीज निकालते हैं, देखो अब हमें वर्क डन भी निकालना, वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने देखा है del Q, लिख लो वर्क डन इन अडायाबैटिक प्रोसेस। हमने देखा है क्या, del Q किसके बराबर होता है, del U प्लस वर्क डन, ये तो बन जाता है 0, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, del U के बराबर हो जाएगा। del U का फॉर्मूला हम बच्चे को बहुत बार रटवा चुका हूँ, F/2 NR del T,
सर ये होता है, ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर सकते। सर सीवी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सीवी के फॉर्म में भी कर सकते हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, माइनस के एन सीवी डेल्टी, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है सर, F/2 की जगह याद करो मैंने लिखवाया था अभी NR डेल्टी, नीचे क्या आया था बच्चे, गामा-1। इसमें से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो NR डेल्टी अपॉन में 1 - गामा आ जाए, 1 - गामा। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो हाँ गया जी सर। बच्चों? ठीक है। यस सर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। सर कैसे? देखो सर, एक वर्क डन का फॉर्मूला आपने करवाया था बहुत शुरू शुरू में, कि हमने करवाया था PdV। ठीक है सर, अभी आपने बताया PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए के मान लें, बिल्कुल के मान लो। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के अपॉन में V गामा हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, P की जगह V रेज टू पावर गामा डी, और आपको पता है इसको मैं के बाहर लेके V रेज टू पावर-गामा dV लिख सकता हूँ। इसको और इंटीग्रेशन कैसे करूंगा बच्चों, मान के चलो V इनिशियल है, V फाइनल। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बच्चे V रेज टू पावर-गामा+1 डिवाइड बाय -गामा+1। हाँ बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा V इनिशियल, V फाइनल। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 1 - गामा। इसमें देखो, पहले V फाइनल पुट करेंगे तो V फाइनल 1 - गामा माइनस V इनिशियल 1 - गामा। के था क्या हमारा, सर के था P V रेज टू पावर गामा, पुट कर दो P V रेज टू पावर गामा, V फाइनल 1 - गामा, V इनिशियल 1 - गामा। अगर V रेज टू पावर गामा को अंदर ले जाऊं, है ना, इस V रेज टू पावर फाइनल का गामा को अंदर ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो V फाइनल ही बचेगा एक तरीके का, और इसमें भी फाइनल फाइनल कर जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, V इनिशियल 1 - गामा। ये होता क्या है याद करो, ये होता क्या है सर, ये तो NRT के बराबर होता है, याद करो। तो इसको आप एक इजी मेथड से भी कर सकते हो, बाकी ये वाला तो हमने डेरिवेशन से प्रूव कर ही दी। सर में आ गया, यस और नो? यस सर। हाँ जी। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब निकालते रिलेशन औरों के बीच में। देखो बहुत आसान आसान चीज है, बस हम कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि सर अगर मेरे को, अभी तो आपने P और V के बीच में रिलेशन निकाला, मुझे P और T के बीच में रिलेशन निकालना, T और V के बीच में निकालना। तो घबराने की क्या बात है, देखो अडायबैटिक प्रोसेस क्या कहती है, सर अडायबैटिक कहते हैं PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या हमें जनरल गैस इक्वेशन पता है, PV = NRT। आपको किसको चेंज करना है, सर V नहीं चाहिए मेरे को, V नहीं चाहिए तो V की वैल्यू निकालो, NRT/P, ये वैल्यू यहां पुट कर दो V की जगह, तो बन गया NRT/P रेज टू पावर गामा सेपरेट कर लो, N रेज टू पावर गामा, R रेज टू पावर गामा, T रेज टू पावर गामा, P रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरे ख्याल से इनको भी हटा सकता हूं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो फाइनल बन गया बच्चों P 1 - गामा T रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एग्जाम में तो आपको ये याद रखना है और ये मेथड याद रखना है, 1 2 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 सेकेंड में आप फॉर्मूला ये खुद जनरेट कर लो। कर लोगे नहीं कर लोगे, यस और नो? फिर रटना थोड़ी ना, समझना है कि कैसे आ गया बस। हाँ जी सर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों, ये तो पीटी का निकाला, अब सर टीवी का भी निकाल दो, निकाल देंगे। टीवी का निकालो तो पी गायब करना है, यहां से बच्चे पी की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू आ गई NRT/V। पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस वाली में पी की जगह डालो NRT/V इंटू V रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर दोबारा एक कांस्टेंट, इनको हटाओ, ये बन जाएगा T
वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। खत्म, देखो खत्म हो गया, खत्म, फिनिश। ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हो, कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो सारी चीजें आप कर सकते हो। लिख लिया बच्चों, ग्राफ बना लिया? एकदम। अब देखो, अगर वैसे अगर मैं जल्दी जल्दी से आइसोकोरिक में पीवी का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, पीवी, वी कांस्टेंट है, पी चेंज होता जा रहा है बस। याद करो, पी यहां पे था, वी यहां पे था, तो ऐसी लाइन बनती थी, याद है? वी कांस्टेंट है और पी चेंज हो रहा है। आइसो बारिक में क्या होता था? आइसो बारिक में क्या होता था बच्चों? पीवी, पी कांस्टेंट होता, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे बनने लग जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता था? पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है तो बच्चों आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता था, है ना? लगभग लगभग पॉलीट्रॉपिक में भी कुछ इसी टाइप का ही बनेगा, पर ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू वन से ज्यादा है तो बहुत जल्दी एकदम से डिक्रीज करेगा, और अगर ए की वैल्यू वन से कम है तो उसको लेस स्टीप होगा। ये क्या है? ए से ग्रेटर देन से वन, कुछ इस तरीके से बच्चों ये भी होगा। गामा ही तो है, और गामा में आपने देखा वन से ज्यादा वैल्यू आई है। गामा की वैल्यू वन से कम हो नहीं सकती, क्यों सर, कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि गामा इज इक्वल टू क्या होता है? वन प्लस टू बाय आर होता है। वन प्लस लिखा है तो वन से कम तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कि अगर मैं आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और डायबिटिक प्रोसेस को कंपेयर करूं, तो ये तो मुझको क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा डीप में जाएगा आपका डायबिटिक, उसके बाद जाएगा पॉलीट्रॉपिक, और ऊपर से जाएगा बच्चों आइसोथर्मल। सर में आ गया, यस और नो? क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। आइसोथर्मल है, ये कौन सा बच्चों? पॉलीट्रॉपिक है, और ये कौन सा आपका अडायाबेटिक है? ये हो गया पी। बना लिया इसको सभी ने? सर एक मिनट। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ सन में आने चाहिए आपको, ठीक है? दूसरा और तरीके से कैसे कर सकते थे इसको? ऐसे कर सकते थे, देखो, पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर दो। आपको पता डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरे को छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? गामा आगे चला जाएगा, ठीक है? गामा आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? वी रेज टू पावर गामा माइनस वन और डीवी, ये एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, वी रेज टू पावर गामा डी पी इक्वल टू माइनस पी गामा वी रेज टू पावर गामा माइनस वन डीवी, तो डी पी अपॉन में डी वी बन जाएगा माइनस के पी गामा वी रेज टू पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाई वी रेज टू पावर गामा। गामा से गामा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वी नीचे आ जाएगा, तो माइनस के गामा पी अपॉन में वी आ जाएगा। ये माइनस गामा पता है क्या रिप्रेजेंट? एक तो माइनस वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, माइनस गामा कर रहा है कि मोर स्टीप है, मोर स्टीप बनेगा, मतलब अंदर गहराई तक और ज्यादा जाएगा, क्योंकि गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन वन, इस वजह से। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ यस जी सर। सर। एक और बात सर, अगर ग्राफ में एक बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि मोनोटोमिक, डायटोमिक और पहले पॉलीटोमिक का बना के दिखाओ, मेरे को एक चीज बताओ, थोड़ा सोचो। गामा की फॉर्मूला क्या होता है सर? गामा का होता है वन अपॉन में टू बाय एफ, मतलब कि गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन में एफ है, ठीक है?
सर एफ किसका ज्यादा होता है बच्चों, किसका ज्यादा, पॉली का, डायमोटोमिक का, मोनो का? आपको पता है कि एफ ज्यादा होता है पॉली का, उसके और उसके बाद डाय का, और उसके बाद मोनो। मोनो। यस और नो? तो एफ का तो उल्टा हो जाएगा, गामा। मतलब कि ध्यान से देखो, गामा पोली का कम हो जाएगा, डाई का और भी कम, सबसे ज्यादा होगा किसका, मोनो का होगा। तो अगर सबसे ज्यादा मोनो का होगा तो सोच समझ के बताना है। एक ग्राफ मेरा बन रहा है ऐसे, एक ग्राफ बन रहा है मेरा ऐसे, और एक ग्राफ बन रहा है मेरा ऐसे। ये वन वाला कौन सा होगा, मोनोटॉमिक होगा, पॉलीट्रॉपिक होगा, कौन सा होगा बच्चों, क्या लग रहा है? सर मोनोटॉमिक। मोनोटॉनिक हो, क्यों? क्योंकि मैंने बोलता जितना ज्यादा गामा की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा गहराई में जाएगा। तो ये होगा बच्चों मोनोटॉमिक, ये होगा डायटोमिक, ये होगा पॉलीटॉमिक। समझ में आ गया? यस और नो बच्चों, सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, वर्क डन सबसे ज्यादा कौन करेगा, पॉलीट्रॉपिक करेगा, डायटोमिक करेगा कि मोनोटॉमिक करेगा? वर्क डन, वर्क डन होता क्या था, पीवी का ग्राफ। अगर पीवी का ग्राफ देखें तो इसका एरिया ज्यादा है मेरे ख्याल से, एज कंपेयर टू दिस एरिया, एज कंपेयर टू दिस एरिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये जो एरिया है ये कम है ना किसका, मोनोटॉमिक का। डायटोमिक का और भी ज्यादा हो गया नीचे तक, और पॉलीट्रॉपिक का तो और भी ज्यादा हो गया नीचे तक। इसका मतलब कि वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डायटोमिक, और उसके बाद मोनोटॉमिक। क्यों? क्योंकि सर वर्क डन होता है एरिया अंडर पीडीवी। यस और नो सर में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, बस 2 पॉइंट और रह गए, फिर क्वेश्चन करेंगे। सर ये तो आपने पीवी का ग्राफ बनाया, आपने तो सर बाकी प्रोसेस के लिए टीवी का भी ग्राफ बनाया, पीटी का भी ग्राफ बनाया, वही बना लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले रिलेशन निकाला था, ये रहा, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों, कांस्टेंट। फिर वही डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत साइड करेंगे, तो पहले टी को छोड़ा, वी रेज टू पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट का इनका डिफरेंशिएशन, फिर वी रेज टू पावर गामा माइनस वन छोड़ा, डी टी का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता, पावर आगे और एक पावर कम इंटू डी, ये होगा सेम एज इट इज। अगर मुझे डी टी डिवाइड बाई डी वी लेना है, ध्यान से देखो, डी टी डिवाइड बाई डी वी लेना है, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, वी रेज टू पावर गामा माइनस वन, ये नीचे आ जाएगा। रुक जाओ, नीचे लिया है ना, सॉरी, ये ऊपर ही रहेगा, माइनस के टी गामा माइनस वन वी रेज टू पावर गामा माइनस टू डिवाइड बाय वी रेज टू पावर गामा माइनस। अब देखो, एक माइनस से एक माइनस वी, वी से वी, एक माइनस से एक माइनस, तो नीचे एक वी बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्राफ देखो, पहले वाले से सिमिलर लग रहा है। सर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे था गामा पी डिवाइड बाय वी था, यहाँ पे है माइनस के गामा माइनस वन टाइम्स टी अपॉन वन। तो उसका लगे ग्राफ बच्चों इसका भी लगभग लगभग कुछ इस तरीके से ही आएगा, टीवी का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही आएगा। वैसे भी कर सकते हैं, कैसे? सर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो,
सर वी की वैल्यू बढ़ेगी। याद करो, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है तो डेल यू नेगेटिवली हो रहा है, नेगेटिव बढ़ने पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। मतलब कि वी के कम होने से टेम्परेचर भी कम हो रहा है, मतलब कि डिक्रीजिंग 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 जा रहा है। समझ में आ गया? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? हाँ जी यस सर। सर। वॉल्यूम के एक्सपेंड करने से बताया था ना, वॉल्यूम के गैस एक्सपेंड हो रही है, डेल यू नेगेटिव बन गई, नेगेटिव बनने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज का। वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। एक और लास्ट ग्राफ देखते हैं बच्चों, दैट इज बिटवीन पीटी ग्राफ। तो पीटी ग्राफ में हमने क्या देखा था, पी रेस टू पावर वन माइनस गामा, टी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, ये जीरो हो जाएगा। इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ये तो एज इट इज ही है। पहले गामा आगे, टी रेस टू पावर गामा माइनस वन डी टी। ये देखो, पहले पावर आगे, पी रेस टू पावर वन माइनस गामा माइनस वन आएगा। ये मैंने पूरा इसलिए किया ताकि पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट जीरो। ये पार्ट तो कट गया, बचा क्या है देखो, पी रेस टू पावर वन माइनस गामा, गामा टी रेस टू पावर गामा माइनस वन डी टी इक्वल्स टू माइनस के टी रेस टू पावर गामा वन माइनस गामा पी रेस टू पावर माइनस के गामा डी पी। ठीक है बच्चों? तो मुझे निकालना है डीपी डिवाइड बाय डी टी लेना, डीपी डिवाइड बाय डी टी लेना है। डी टी नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा तो ये बच जाएगा, माइनस के पहले ये पार्ट आएगा, पी रेस टू वन माइनस गामा, गामा टी रेस टू पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस गामा टी रेस टू पावर गामा पी रेस टू पावर माइनस गामा। अब देखो, ये वाला तो गामा वाला पार्ट बाहर ले लो, वन माइनस गामा से माइनस गामा मेरे ख्याल से बचेगा ऊपर पी, ये कट गया, ये कट गया, टी रेस और माइनस वन बचेगा, माइनस वन नीचे जा गया, आ जाएगा नीचे टी। ये बन गया बच्चा। देख लो, सबका ये आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो गैस ना कंप्रेस करेगी ना एक्सपेंड करेगी, ना कंप्रेस कर रही है ना ही एक्सपेंड कर रही है, ना ही अंदर से बाहर हीट जा रही हो, तो पहले बोल दे नॉन कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनना है, ये ग्राफ बना है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना ही गैस एक्सपेंड कर रही है ना ही गैस कंप्रेस कर रही है, ना ही हीट अंदर से बाहर आ रही है ना ही बाहर से अंदर जा रही है। ये तो क्लियर हो गया। इसका अंदर का प्रेशर था वो कांस्टेंट रहेगा, तो सर टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान से देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी सारा कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ आपको पता है, जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो ग्राफ मेरा कैसे बनता है बच्चों, थोड़ा स्ट्रेट लाइन टाइप बनता है। तो पीटी का ग्राफ इन केस ऑफ अडायबिटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। सर में आ गया सभी को, यस और नो? वॉल्यूम तो एक्सपेंड कंप्रेस कर नहीं रहा है, तो इस टाइप का आएगा। कई जगह बुक में हल्का सा इसको टिल्ट दिखा रखा है ऐसे। बना लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, देखो।
मोनोटोमिक गैस, देखो कितनी अच्छी बात है, पहले उसने दे दे गामा की वैल्यू, वरना हम निकाल लेते हैं, वो तो आपको पता ही, मोनोटोमिक गैस गामा दे रखा इज स्टोर्ड इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। सर थर्मली इंसुलेटेड का मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग हो गई, नॉन कंडक्टिंग हो गई ना, इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग। सर क्या यहाँ पे अडायाबैटिक प्रोसेस की बात कर सकते हैं हम? मेरे ख्याल से कर तो सकते हैं, देखो क्या बोल रखा है कुछ। द गैस सडनली कंप्रेस टू इनिशियल वैल्यू, मतलब कि फाइनल आपका प्रेशर कितना हो गया, इनिशियल प्रेशर के 1/8 हो गया। व्हाट इज द रेशो फाइनल प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? थोड़ी देर पहले जस्ट हमने पढ़ा है, अडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। तो इनिशियल, वी इनिशियल गामा इक्वल टू वी पी फाइनल, वी फाइनल गामा। पी इनिशियल और फाइनल का तो रेशियो ही बोल रखा है, तो उसको एज इट इज ही रहने दो। इसका देख लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, ठीक है। तो इसको नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो बन गया वी इनिशियल डिवाइड बाय वी फाइनल रेस टू पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, जो कि मेरे को निकालना है। सर वी इनिशियल कितना गिवन है? सर उसको तो वी नोट मान लेते हैं, या वी आई रहने देते हैं। सर वी फाइनल दे रखा है 1/8, वी आई का 1/8 गामा पावर, ठीक है। वी आई से वी आई कैंसिल, 8 कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर, ठीक है। अब बस इसकी वैल्यू तो निकालनी है, गामा की वैल्यू है 5/3। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 3 से 3 कटा, 2 रेज टू पावर 5 होता है, बस। 2025 का क्वेश्चन है देखिए, अलग थोड़ी ना कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे बाहर नहीं आ सकता, बस। तब बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आ सकता। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, यस और नो? Yes, sir. यस हाँ जी सर। सर, यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर इनटू द पूल, ठीक है। 200 मीटर हाइट से ऊपर की तरफ जा गिरा है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एज्यूमिंग नो हीट डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इनटू द पूल। कोई भी हीट डिसिपेट नहीं हुई है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, जी दे रखा है। ठीक बता, अगर कुछ टेम्परेचर राइज हुआ है, वो किसके वजह से हुआ होगा? सर कुछ ना कुछ उसने एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई होगी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, हमारी mgh। ये किसकी, वही हीट में कन्वर्ट हुई होगी। सर हीट का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टी, याद है? सर आपने एम एस डेल्टी ही क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, इसलिए मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। समझ में आया? सर यहाँ पे एस दे रखा है, इसलिए मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, इसलिए एम से एम कैंसिल। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, हाइट की वैल्यू 200 दे रखी है, एस की वैल्यू 4200 दे रखी है। डेल्टी तो राइज इन टेम्परेचर आपको निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर निकालना है। तो कितना हो गया, 2000 डिवाइड बाई 4200, मतलब कि 0.5 से तो कम ही आएगा, 20 डिवाइड बाई 42, 10 डिवाइड बाय 20, 0.5 से जस्ट कम ही आएगा, तो मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए। यस और नो, है ना? हाँ जी क्लियर है सर। बच्चों? ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, ये देख, ये क्वेश्चन है। हर एक उसमें ना, हर मतलब कि 10 पेपर हुए थे, 10 में से 4 में तो इन्होंने डायरेक्टली लिस्ट 1 लिस्ट 2 बना के डायरेक्टली पूछा गया। और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल यू कितनी बार पता हमें, डेल यू किस केस में जीरो होता है? आयुष, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। आयुष डेल यू किस केस में जीरो होता है आयुष? घूमता रहेगा ये। कनन तुम बताओ, किस केस में जीरो होता है डेल यू, कौन सी प्रोसेस में? लीजा? सर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जीरो, ठीक है। प्रीत तुम बताओ कि वर्क डन जीरो किस केस में होता है, वर्क डन जीरो? आइसोकोरिक। करेक्ट, आइसोकोरिक। अच्छा डेल क्यू जीरो किस केस में होता है?
रजत, डेल क्यू। एडियाबैटिक। डायबिटिक, करेक्ट। और किस केस में आइसोबारिक में डेल्यू जीरो देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करोगे हो जाएगा। ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 दो रहा, और बी का 2। सी आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? इसका वाले सुनते नहीं है ये बच्चे। देखो सिमिलरली बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। सीपी डिवाइड बाय सीवी होता क्या है सर? गामा ही तो होता है। अरे यार देखो, गामा ही पूछ लिया उसने एग्जाम में। बताओ, गामा ही पूछ लिया, इससे आसान तो क्या ही पूछेगा। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये, यस और नो, है तो ना? हाँ जी सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are two vessels filled with ideal gas where volume of one is double the volume of other. ठीक है। Large vessel contain the gas at इतना pressure and इतना volume. ठीक है। सॉरी, इतना टेम्परेचर। While the smaller vessel contain इतना gas and इतना टेम्परेचर। If the vessels are connected to each other by thin tube, दोनों के बीच में गैस को मैंने कनेक्ट कर दिया, देन द गैस फ्लो हो जाती है और टेम्परेचर और मेंटेन हो जाता है दोनों का इस टेम्परेचर पे। अच्छा, टेम्परेचर भी मेंटेन कर दिया। तो बताओ स्टडी स्टेट पे जब सारी गैस इधर से उधर जा चुकी, फाइनली जब 600 केल्विन पहुंच गया, तो उस केस में प्रेशर बताओ कितना होगा? उस केस में प्रेशर बताओ कितना होगा? देखो, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने केमिस्ट्री में आप देखते होंगे। केमिस्ट्री में देखो, हमने देखा है कि भाई साहब दो कंटेनर है, इसमें मान के चलो N1 नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें N2 नंबर ऑफ मोल्स है। अगर मैंने पाइप जोड़ भी दिया तब भी मिला के क्या होगा बच्चों? N1 प्लस N2 किसके बराबर होंगे? N फाइनल मोल्स होंगे, जो भी होंगे टोटल। ठीक है। अब आपको पता पी वी इज इक्वल टू NRT में, यहां पे आ जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय R1 T1। एन की जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 अपॉन में R2 T2। सर यहाँ पे आ जाएगा PF V F अपॉन में RF T F। सर ये RF R2 R1 थोड़ा होता है, तो बराबर ही होते हैं, तो कट गए। तो याद करो, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था ना कि PV डिवाइड बाय टी क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था। पहले वाले का वॉल्यूम डबल है दूसरे से, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि V1 जो है वो 2V2 के बराबर है। ठीक है। तो V1 प्लस V2 जो कि मेरा फाइनल पुट वो होगा, वो क्या होगा सर? 2V2 प्लस V2 किसके बराबर होगा? 3V2 के बराबर हो जाएगा। यही तो हो गया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3V2 PF। मेरे को तो निकालना ही है फाइनल, इसको एज इट इज रख दिया। कितने केल्विन पे था बच्चों? 600 केल्विन पे था, तो उसको 600 लिख दिया। ठीक है। P2, सर P2 की वैल्यू दे रखी है 7 के, मैंने 7 के लिए 7 ले लो। के में तो पहले ही बोल रखा है ना, तो 7 ले लो। सर वॉल्यूम वॉल्यूम V2 का V2 में ही रहेगा। सर टेम्परेचर 500 दे रखा है, 500 दे रखा है, प्लस सर P1 8 वैल्यू दे रखी है 8। सर V1 पहले बोल रखा है ट्वाइस ऑफ V2 है, तो 2V2 हो जाएगा। और टेम्परेचर दे रखा है 1000। V2 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 कैंसिल, 2 0 2 0 2 0 कैंसिल। अच्छा, 16 डिवाइड बाय 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू PF डिवाइड बाय 2। तो मेरे ख्याल से 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू PF डिवाइड बाय 2। ये कटा 5 से, ये कटा 6 से, 6 आंसर आ गया बस। 6 किलो पास्कल होगा। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। है ना? अगर हाँ वो जी एक ही कंटेनर में चेंज करता, तो आपको पता है फिर हम क्या लेते? P0 V0 डिवाइड बाय T0 इक्वल टू PU फाइनल V फाइनल अपॉन में T फाइनल। ये तब यूज ई करना फाइनल। आप दो वैल्यू निकाल चुके हो, तीसरी वैल्यू निकाल लो। बाकी तो हमने बाकी सारे प्रोसेस से तुम
एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं इसे। इसमें तीनों ही वैल्यू गिवन थी, इसलिए हमने डायरेक्टली यही यूज कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन आइडल गैस एग्जिस्ट इन ए स्टेट विद प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट। इट इज आइसोथर्मली, आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, देन आइसोबारिकली कंप्रेस्ड किया गया है टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। फिर फाइनली सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन दिस प्रोसेस। थोड़ा याद करो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने साइक्लिक प्रोसेस में किया था। देखो वापस इनिशियल स्टेट में आ गया हर कोई। इसका मतलब कि ग्राफ देखो, 3 लाइन बिछी है इसके अंदर, 3 लाइन है, कौन कौन सी? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। इनिशियल कितना है? पी नॉट वी नॉट है। ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है, कितना? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं पता कैसे शुरुआत करूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है। जिसमें पी नोट और वी नोट का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, तो आपने ले लिया पी नोट वी नोट का ग्राफ ले लिया। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली। आइसोथर्मल में पी नोट और वी नोट का, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं ये ग्राफ कैसे बना सकता हूं? ये तो मैं ग्राफ बना ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर इस ग्राफ में दिक्कत ये है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, मुझे बताना टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी, आइसोथर्मल में पी और वी क्या हो जाएगा बच्चों ग्राफ में? पी और वी ग्राफ में कैसा ग्राफ बनेगा बच्चे इसका? सर पी और कांस्टेंट। ग्राफ में ना, सर ग्राफ आपने कुछ ऐसा बताया था, याद है? याद है बच्चों? ध्यान से देखो, आइसोथर्मल में पी और वी का ग्राफ कैसे बनता है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। सर ऐसे बनता है, तो यही बनेगा बच्चों। तो ये हो गया पी नोट, ये हो गया वी नोट, ये बन गया बच्चे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ऑफ वी नोट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? नो सर। यस ये सर। होगी पहली प्रोसेस। देखो उसने ग्राफ भी आपसे बनवा रहा है, कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन। दूसरा, आइसोबारिकली। सर आइसोबारिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट। और देखो वापस क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम में आना है, ओरिजिनल वॉल्यूम यहां पर है। तो मेरे ख्याल से मेरा दिमाग थोड़ा इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो क्यों? सर लाइन तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, प्रेशर है और वापस ओरिजिनल वॉल्यूम में भी आ गया। तो ये होगी बच्चे दूसरी प्रोसेस। तीसरा देखो, आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि डेफिनेट यही लाइन होगी और इस पे भी आ भी गया। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? यस और नो? यस सर। है ना? तो हाँ मेरे जी ख्याल सर। ये सन में आ गया मैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब दिक्कत क्या है, मेरे को ना यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, पी फाइनल की मुझे वैल्यू नहीं पता। तो पी फाइनल की वैल्यू कैसे निकालूंगा? सर बहुत आसान है। कैसे? सर आइसोथर्मल में मुझे बहुत अच्छे से पता है पी वी इजिकल टू होता है कांस्टेंट। आसान क्वेश्चन ये है, आसान मत समझना इसको, ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे होगा क्या लिखा, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। पी इनिशियल, पी इनिशियल कितना है बच्चों? पी नोट है। वी इनिशियल कितना है? वी नोट है। वी फाइनल है 4 वी नोट है। पी फाइनल निकालना है, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरे ख्याल से पी फाइनल आ गया, पी नोट डिवाइड बाय 4 हो गया बच्चे। तो मैं इसको डायरेक्टली पी नोट डिवाइड बाय 4 लिखा। यहां तक लिख लिया बच्चों? यहां तक सभी ने क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी यस सर। सर। अब सर मुझे पूरी की पूरी हीट निकालनी पड़ेगी। बच्चे क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी हीट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ हीट ही पूछा है इसने, तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन दे दिया इसने तो। मैं तो ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को चाहे आता भी हो ना तो बाद में ही करना है, क्योंकि आपके 10 मिनट तो 7-8 मिनट तो लेके ही जाएगा। सबसे पहले करते हैं वन प्रोसेस का, आइसोथर्मल में
आइसोथर्मल में मेरा जो डेल क्यू होता है वो थर्मल में मेरा केवल वर्क डन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि डेल यू तो आपने बोला था जीरो होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। 4 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई 2 nRT ln 2। मैंने 2 को आगे ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ सर। जी सर। ये पहले का निकल चुका है सारा, क्योंकि डेल क्यू तो बच्चे क्या होता है, डेल यू आपका जीरो होता है। ये आ गया। तीसरा कर लेते हैं, तीसरा और जल्दी हो जाएगा। सर तीसरे में तो वर्कडन जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। तो डेल यू किसके बराबर होता है सर? डेल यू होता है F/2 nR∆T। सर F/2 कोई आइडियल गैस कुछ दे रखा है? चलो देखते हैं। F/2 nR∆T, nR∆T की जगह हम पुट कर सकते हैं बच्चों, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V डेल पी चेंज कर सकते हैं। F/2 V डेल पी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बच्चे? P0 माइनस के P0/4, तो 3 P0/4 हो गए। 4 और 4 8 आ गए। ठीक है, और ये भी V0 ही है, ये भी V0 है, ये भी V0। तो हो गया 3F V0 P0/8 हो गया। तो कुछ कुछ तो देखो बन सा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया बच्चों आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक में वर्क डन होता है आपका P∆V, क्योंकि P0 डेल वी है, फाइनल आपका V0 है, इनिशियल था आपका 4 V0, क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से -3 V0 हो गया बच्चे, -3 V0 हो गया। इसी केस के लिए डेल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? डेल्यू हो जाएगा आपका F/2 P∆V। P∆V हो गया F/2। P कितना है बच्चे आपका? P तो P0 ही है। डेल V कितना है बच्चे? -3 V0। तो मेरे ख्याल से हो गया -3F/2 P0 V0। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी सर। अब मेरे ख्याल से सबको अगर हम ऐड कर दें तो सबसे पहले आया 2nRT ln 2, और nRT की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बच्चों? P0 V0 भी पुट कर सकते हो। तो 2P0 V0 ln 2, ये हो गया पूरा, ये लिखो। प्लस में 3F/8 V0 P0 माइनस के 3 P0 V0 माइनस के 3F/2 P0। ठीक है, तो आइडल केस में F की वैल्यू हम अगर 5/2, F की वैल्यू ले लो, 5/3 ले लो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है बस, आंसर आ जाएगा। ये तो एज इट इज है ही हमारे पास। सब हाँ नहीं जी है, सर। इसमें है, इसमें है, इसमें, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन ये वाला सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, आराम से करना था। देखो पहली चीज हमने ये निकाली, फिर हमने स्लोप निकाला, बहुत सारी चीज ग्राफ बनाया। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आराम से करना था। ये थोड़ा लेवल 2 3 वाला क्वेश्चन, आराम से करना है इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कंटेन इन ए क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? यहाँ पे वॉल्यूम की बात ही की नहीं है, ना कंप्रेस करना है ना एक्सपेंड करना है।
आपको आइडल गैस की बात की, आइडल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे v की बात भी नहीं, ना n की ना r की, तो ये तो कन्फर्म है कि p इज इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई वी क्या है, कांस्टेंट है। इसको मतलब कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, या फिर p इज इक्वल टू के टी ले सकता हूँ, वेयर k इज द कांस्टेंट। अगर आपको याद हो, हमने यूनिट डायमेंशन में टॉपिक पढ़ा था कि अगर मुझको परसेंटेज में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, डेल पी डिवाइड बाय पी इक्वल टू डेल के डिवाइड बाय के प्लस डेल टी डिवाइड बाय टी। याद है कैसे लेते थे ना, के तो मेरा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो मेरा डेल पी डिवाइड बाय पी इंटू 100 इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय टी इंटू 100 हो गया। अब देखो क्या क्या गिवन है, परसेंट बता रखा 0.4%, पहले से बता रखा प्रेशर का, तो ये तो परसेंटेज ही तो उसमें पढ़ रखा है, तो ये तो परसेंटेज ही डायरेक्टली निकल गया 0.4 वैल्यू। डीपी की वैल्यू 0.4 नहीं है, ये पूरा परसेंटेज ही होता तो 0.4 हो गया। डी टी की वैल्यू दे रखी है कितना परसेंट, हीटेड बाय, बाय बोल रखा है तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वैसे भी ये केल्विन में होता है, ध्यान से कर लो, ये सारी चीजें केल्विन में होती हैं। पर यहाँ पे चेंज बोला है ना बच्चों, बाय बोला मतलब कि यहाँ पे चेंज है। कंफ्यूजन देखो कितनी कर रखी है, चेंज बोल रखा है। और चेंज आपको पता है केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर हो गया। टी की वैल्यू यहाँ लिख दो, 100/0.4, 0.4 को हटाओगे 1000, 1000 में 4 करोगे 250। अब 250 देखो डिग्री सेल्सियस में, 250 केल्विन में। मुझे लग रहा है 50 60 70% तो ये ऑप्शन लगा के खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे टी किस में गिवन होता है बच्चे, केल्विन में। यहाँ पे जानबूझ के कर देखो, इतना आसान क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से तो सॉल्यूशन नहीं निकलवाने देगा, तो इस वजह से बच्चे आंसर होना चाहिए केल्विन। सर में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्वेश्चन समझ रहे हो, बच्चा कितनी बार मिस्टेक हाँ जी करेगा। सर। बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा ये लगा के आएगा जल्दबाजी में, क्यों, क्योंकि उसको भूल जाएगा कि टेम्परेचर तो हर जगह केल्विन में ही हमने पढ़ा है, तो इसमें कैसे डिग्री, वो तो चेंज बाय बोला है ना, चेंज बाय तो भाई साहब, चेंज बाय तो चाहे आप केल्विन में ले लो, चाहे टेम्परेचर में ले लो, चाहे किसी और टर्म में ले लो, वो तो हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम ही रहता है। यस और नो। हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ये देखो, A gas is kept in a container having wall which is thermally non-conducting। Non-conducting वाले को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अडायाबैटिक प्रोसेस। इनिशियली द गैस हैज वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, याद करो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर व्हेन गैस इज अडायाबैटिकली कंप्रेस्ड टू इतना। सर ये तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है, सर मेरे को तो आपने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बता रखा है। पर याद करो मैंने बोला था हम निकाल भी सकते हैं, मैं रटवा नहीं रहा हूं, निकाल सकते हैं। सर पी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एन आर टी अपॉन में वी पुट कर दूं, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो एन आर टी बाय वी इंटू वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर को भी गायब कर दो क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो बचेगा क्या, टी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है कितना बच्चे, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा माइनस, गामा की वैल्यू भी दे रखी है, देखो आराम से दे रखी है। T1 की वैल्यू दे रखी है, V1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। निकालना भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर दिया। फिर बच्चा T2 निकाल के आ जाएगा, ताली मार के खुश हो जाएगा, ताली नहीं मारनी है, ताली नहीं मारनी, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। चेंज इन टेम्परेचर, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, चेंज इन टेम्परेचर है तो आपको T2 - T1 निकालना है, T2 निकालने के बाद T1 - T2 - T2। समझ में आ गया ना अच्छे से बच्चों, कहाँ मिस्टेक हाँ कर जी सर। सकते हो मैं यहीं पे डिस्कस करना है, ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाओ, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स अडायाबैटिक प्रोसेस के बारे में क्या क्या जानते हो, मोनोटोमिक गैस के बारे में। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्या, हाँ भाई शोभिक,
जिससे पूछूंगा वो बता। इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस की कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती? शोविक। अम सर नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया था इंटरनल एनर्जी होती है F/2 NR डेल टी। सर टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, हमने देखा है। तो डेल टी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है। हितेन तुम बताओ। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है क्या? वर्क डन, हितेन। है भाई? क्या वर्क ये डन, क्या? अबे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है क्या नहीं होता? अस्मिता तुम बताओ। क्या वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं होता डायबिटिक प्रोसेस में? अस्मिता। सर होता है नहीं सर। होता। होता है। कोई बात नहीं, अभी तेरी नेगेटिव होता है। डिमांड रुक जा। डेल क्यू क्या होता है बच्चे? वर्क डन प्लस डेल यू। ये जीरो हो जाएगा तो वर्क डन किसके बराबर होता है? माइनस डेल यू। तो होता है, बिल्कुल होता है। तो सही स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड देखो। सर नेगेटिव भी नहीं है आप। सर टेम्परेचर वो नेगेटिव आ जाएगा ना। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना उसका। नेगेटिव से क्या मतलब है? इक्वल तो बोला है। चेंज या डिक्रीज बोलता तब मैं कुछ लेके चलता। मैग्नीट्यूड में नहीं आता फिर वो। अरे भगवान, मैग्नीट्यूड में ही तो है वैल्यू। नेगेटिव का मतलब क्या है? केवल हम कंप्रेस और एक्सपेंड की तो बात कर रहे हैं कि डेल्यू के चेंज से वर्कडन भी तो चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि डेल्यू कुछ और हो जाएगा, वर्कडन अलग निकल जाएगा। निकलेगा तो बराबर ही। निकलेगा तो बराबर ही कि नहीं निकलेगा? यस नेगेटिव सर। साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन कंप्रेस और एक्सपेंड या फिर टेम्परेचर डिक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहा है बस। लीजा तुम बताओ, लीजा। प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या? सी स्टेटमेंट। लीजा। यस। कैसे रहता है याद करो, भी हमने निकाला था टी वी रेस्ट पर गामा -1 है बच्चे। टी वी थोड़ा कांस्टेंट है। टी वी रेस्ट पर गामा -1 कांस्टेंट है। तो ये कुछ स्टेटमेंट भी क्या हो गई बच्चे? गलत। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया यस सभी को? सर। हाँ सर। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर वही बात हो गई। अभी तो मैंने बोला था। तो फिर ये भी तो गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत होगी, ये भी गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये देखो। वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 T2 प्रोपोर्शनल टू दिस होता है। क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता है? सोचो। प्रीत। क्या वर्क डन चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो सकता है नहीं हो सकता है? रजत, शोविक, स्वस्तिक। सर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। कैसे? क्योंकि सर वर्क डन होता है माइनस डेल्यू के बराबर। सर डेल्यू अभी आपने बताया था F/2 2 NR। आर डेल टी क्या होता है? T2 - T1। तो क्या देखो, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 - तो इस बार ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आ गया बी और ई। वैसे भी देखो बी इन दोनों में नहीं था, तो वैसे ही कर जाना था इनको बस। पर ई तक चेक करना, ज्यादा जोश में नहीं आना कि पहला कर दिया अब मैं तुक्के मारूंगा। अब मैं तुक्के मारूंगा बस, इससे आप एडवांटेज ले सकते थे कि सी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी बस। सी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सी पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। तो सी के तो आप 5-10 सेकंड 15 सेकंड बचा सकते हो। ठीक है। जब दो ऑप्शन को छांट लिया आपने, तो इन दो ऑप्शन से बस चेक करो कि कौन से ऑप्शन को मुझे अब स्टडी करना है, डी और ई को स्टडी करना है बस। आगे बढ़े। यस हाँ सर। जी सर। देखो, अब ये सोच समझ के बताना, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ही है।
इन अडायाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पढ़ो क्वेश्चन, मेरे को बताओ कौन कौन सा सही लग रहा है। सभी पढ़ो, मेरे को बताओ कौन सा अडायाबैटिक प्रोसेस में कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। सर ए और सी। अबे एक स्टेटमेंट बतानी है इसमें, वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। सी। सर ए। ये कह रहा ए। चलो, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। चलो सारांश तुम बताओ भाई। सी। सर बी। बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। अस्मिता तुम। अवनी, आयुष, जवाब दो जल्दी। बी आएगा। है। बी। बी आएगा। इसमें देखो, इंटरनल एनर्जी गैस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। ये कौन है गधा? अलग पांडे जी हैं जी हमारे। अलग, ये कहाँ पढ़ा है तूने कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा? पहले तो बिल्कुल ही गलत है। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। लास्ट वाले स्टेटमेंट में क्या था? वर्क डन द प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कह रहा है इंक्रीज। इंक्रीज कहाँ होता है? बिल्कुल गलत। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई ये भी। अब बचा ये दोनों, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। सर मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें बता रखा है सर आपने। डेल क्यू इक्वल टू एन सी डेल टी। सर यहाँ पे तो डेल क्यू जीरो हो तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी करेक्ट। सर में आगे सभी को यस और नो? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। हाँ जी सर।